ये अच्छा है, ये काम करता है, इसने तो आके मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। सरप्राइज़। बट मैं यहाँ कोई ब्यूटी क्रीम या स्लिमिंग प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर दूसरी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जो हिस्ट्रिकल रिटर्न दिखाकर म्यूचुअल फंड बेचे जा रहे हैं वो हमें कुछ इस तरीके के ऐड से कम की फीलिंग नहीं देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हिस्ट्रिकल रिटर्न और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी हो सकती है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ हाई रिटर्न्स दिखाकर आपके लिए सही म्यूचुअल फंड का चुनाव किया जा सकता है? क्यों हर म्यूचुअल फंड में एसोसिएटेड रिस्क की बात नहीं होती है, और अगर होती है तो वो सिर्फ इतनी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर बुड 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 बुड। कुछ समझ आया? कुछ नहीं। पर आज का ये वीडियो और इस सीरीज में आने वाले बाकी वीडियोस को देखने के बाद में ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड रिस्क के बारे में। सवाल उठते हैं कि रिस्क क्या है, क्या म्यूचुअल फंड में रिस्क है, और अगर हैं तो वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? क्या रिस्क को मैथमेटिकली ऑब्जर्व या मेजर किया जा सकता है? दो बराबर परफॉर्मेंस वाले म्यूचुअल फंड को देखकर क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि कौन सा मेरे लिए सही है और कौन सा नहीं है? तो आइए इन सभी सवालों का जवाब हम वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहला कि रिस्क क्या है, व्हाट इज़ रिस्क? देखिए, मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ में। तो मैं मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ और मेरी अजम्पशन या एक्सपेक्टेशंस हैं कि नेक्स्ट ईयर वो मुझे 10% का रिटर्न देगा, लेकिन मेरे जो रिटर्न्स हैं एक्चुअल रिटर्न वो आते हैं या तो 8% या 12%। उदाहरण के लिए, तो ये जो 2% का गैप है, चाहे अपसाइड या चाहे डाउनसाइड, वो मेरा फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में रिस्क है। ध्यान रखिए, अपसाइड भी अगर मैं 2% ले रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए रिस्क है। तो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न्स एज वेल एज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न, उस डिफरेंस को हम बोलेंगे रिस्क। तो आई एम श्योर रिस्क यहाँ क्लैरिफाई हुआ। अब हम जान लेते हैं कि रिस्क कितने प्रकार के या कितने तरीके के हो सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में या फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क को दो तरीके से ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट सिस्टमैटिक रिस्क, सेकंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब सिस्टमैटिक रिस्क इज समथिंग which is not controllable, which can't be controlled or which can't be diversified, which is basically induced from the global factor or from the market factor or from such a factor which is not under anybody's control. For example, rising oil price, for example currency fluctuations, या अभी रिसेंटली जो पीछे लास्ट ईयर कोरोना की वजह से जो मार्केट में क्रैश आया, तो दैट इज़ नॉट कंट्रोलेबल, दैट कांट बी डाइवर्सिफाइड। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क के साथ में मार्केट में या आपके फंड्स में या आपके स्टॉक्स में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस, वेरिएशंस बनी होती हैं, बट उनको मिटिगेट किया जा सकता है कुछ स्टेप्स लेके, कुछ सावधानियां लेकर, किंतु उनसे बचा नहीं जा सकता। द सेकेंड वेरिएंट इज़ अनसिस्टमैटिक रिस्क। Unsystematic risk, unlike systematic risk, is pertain to a specific company or to a specific industry. So this is basically dependent on microeconomic factors. So first of all, unsystematic risk can be diversified, can be mitigated, can be avoided. So the factors affecting unsystematic risk should be the profitability of the company, or maybe the management labor relationship of the company, or maybe the customer behavior or particular demand for a specific product or for a brand. So these are the factors of unsystematic risk. अब जब हम systematic और unsystematic दोनों रिस्क को ऐड कर देते हैं तो that is called the total risk of a mutual fund or total risk of a financial product. So that's the definition of complete risk and the variant or the variety of टोटल रिस्क। तो जब हम किसी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी रिस्क से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज उसमें लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल, बीटा कोफिशिएंट, जेनसन अल्फ़ा, डाउनसाइड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका कोवेरिएंस, शार्प रेशो, शोटिनो रेशो, इस तरीके से काफ़ी कुछ। तो पहली बात तो इन सब भारी भरकम शब्दों को देख के कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इन सभी के को वन बाय वन बात करेंगे और ये भी जानेंगे
कि किस तरीके से ये आपके म्यूचुअल फंड की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं और कैसे आप जान सकते हैं इन फैक्टर्स को स्टडी करके कि आपका म्यूचुअल फंड कितना आपके लिए सही है। धन्यवाद।